हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एनालिसिस की वीडियोस को पब्लिश ना किया जाए। लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहेंगे दोस्तों कि ये वीडियो हमारा एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों उन सभी टॉपिक्स का पूरी तरह से कलेक्शन किया गया है जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, और जिन सभी टॉपिक्स से दोस्तों आपके शुरुआती शिफ्टों से लेकर लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की स्थापना को लेकर आया हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशंस और दोस्तों विभिन्न समितियों का गठन, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे आते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ध्यान रखें, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन हुआ था, ये जरूर ध्यान रखें, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ध्यान रखें दोस्तों, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया आता है। पॉइंट है आपका, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट देखिएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला लिखी। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, हमारे एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट हमारे समितियों को हम लोग पूरी तरह से कलेक्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे आते हैं। पॉइंट हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए प्रारूप समिति, जो सबसे प्रमुख थी, इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लास्ट है आपका कार्य संचालन समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। देखिएगा, बेसिक से लेकर सब कुछ जो भी टॉपिक हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, वहीं पे सारे दोस्तों फैक्ट को कलेक्ट कर दिया जाता है। पहला पॉइंट है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से और भी बन जाते हैं दोस्तों, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, नोट के जरिए सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए
22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों आप लोग जानते हैं शक संवत पर आधारित है। इतना आप लोग इस टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी की बात की जाए तो आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई लगा हुआ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ये ऑल इन वन पीडीएफ है। इसके बाद में दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज के आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके व मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका? ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर दोस्तों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछाते हैं किसी भी ट्रेंड से, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। इन्हीं सब टॉपिक से दोस्तों आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वहाँ कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं या जो आपका पाठ्यक्रम है, सब कुछ हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है आपका ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। संस्थापक के साथ सब कुछ मेंशन किया गया है दोस्तों, ताकि किसी भी ट्रेंड से आपका क्वेश्चन मिस ना हो। देखिएगा, सबसे पहले राजवंश के नाम है, फिर उनके संस्थापक और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, तो इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी भी राजधानी वैशाली थी। अगला आपका मौर्य वंश, जिनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट शुंग वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब यहाँ पे हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं दोस्तों कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों ये सारे आपके सुपर टॉपिक्स से ऑलरेडी क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिलते चले जाएंगे टॉपिक वाइज, जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, राजधानी इनकी दिल्ली थी। संगम वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं, राजधानी इनकी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं, इनकी राजधानी दिल्ली थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्थापक दंत दुर्ग हैं, राजधानी इनकी मानिकेट थी। इतना कह सकता हूँ, इनमें से शायद कोई ऐसा दोस्तों फैक्ट छोड़ जाए जो आपके लास्ट शिफ्ट तक पूछा ना जाए या फिर रिपीट ना हो। नेक्स्ट, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी इनकी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या फिर वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। व दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। जो भी फैक्ट थोड़े से समतुल्य हो सकते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया था, ताकि याद रखने में आप लोगों को आसानी हो। एक बात कहना चाहेंगे ऑलरेडी दोस्तों, जितने भी लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में एमटीएस में भी समय हो, आप इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। और आप जानते हैं पीडीएफ को इस फॉर्मेट से बनाया गया है दोस्तों कि पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और सब कुछ आपको अच्छे से याद भी होगा। नेक्स्ट है आपका वर्धन वंश, जिनके संस्थापक सिंह दोस्तों पुष्यभूति हैं, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्थापक इनके नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी इनकी कन्नौज थी। नेक्स्ट चौहान वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं
वहीं पे पूरी तरह से हर ट्रेंड से दोस्तों प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कई सारी वैकेंसीज लगने के कारण इसका नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से रेडी किया गया है एसएससी व रेलवे ऑल एग्जाम्स का। बिहार एसएससी बताना चाहूँगा दोस्तों 10+2 जो 2023 की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका भी एग्जाम नहीं हो पाया है, उसका दोस्तों तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के जीके जीएस और दोस्तों यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। पीडीएफ की अगली सीट आपके सामने है दोस्तों, जहां पे स्टैटिक का एक क्वेश्चन लगाया गया है। पुनः दोस्तों एक सीट में 1 लाइनर क्वेश्चंस के जरिए स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इनको दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। अभी सीट को अपने सामने करते हैं दोस्तों। बहुत सारे वनडे एग्जाम्स के दोस्तों सुपर क्वेश्चन यहाँ पे लगाए गए हैं, आप लोग इनको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। अगला है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। हालांकि दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज भी पूरी तरह से प्रिपेयर करवाएं, जहां पर दोस्तों सब कुछ आपके पीडीएफ में हम मेंशन किए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो टेम्स नदी के तट पर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा हुआ दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों त्रिपुरा है। नेक्स्ट, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। अगला, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? वो मेघना है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। नेक्स्ट, भारत में किस देश की सीमा सर्वाधिक दोस्तों विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। अगला है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? तो मैकमोहन रेखा। अगला, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स भी पूरी तरह से दोस्तों मेंशन है, आप लोग देखे होंगे। आगे बढ़िएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेडक्लिफ रेखा है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ। आगे बढ़िएगा। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनके 1 लाइनर मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, जो हम लोग दोस्तों थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। ये ट्रेंड रखा गया है इजी टू मॉडरेट पे, जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। आगे बढ़िएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है? 8 मार्च को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जितने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हैं, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल
1526 ईस्वी में। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सारी चीज़ें कंप्लीट की गई। केवल 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, लड़ाई कौन सी कब हुई, किन के बीच में हुई, किन की जीत हुई और किन की हार हुई। यहाँ से ही आपके एग्जाम में फैक्ट बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात की जाए तो यह युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखेंगे 3 चीजें, किनके बीच में हुआ, कब हुआ, किनकी जीत हुई, किनकी हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखेंगे। आप लोग जानते हैं पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो दूसरी लड़ाई दोस्तों 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता है, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। यानी हेमू और अकबर के बीच में हुआ 5 नवंबर 1556 को। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया, ध्यान रखेंगे। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई देख लीजिए। तो 1761 में दोस्तों अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली। यह हार इतिहासों में मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो तीनों आपके पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, कब हुआ, किनके बीच में हुआ और किनकी जीत हुई, किनकी हार हुई। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है दोस्तों क्वेश्चन के जरिए, हार्डेस पीस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ द हार्डेस पीस कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए दोस्तों, हार्डेस पीस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना था। ऐसा भी पूछा था झेलम की लड़ाई। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, में झेलम नदी हार्डेस पीस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है आपका कलिंग का युद्ध यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। आपका सुपर क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई। आगे बढ़ेंगे। तराइन का युद्ध देखिए। तराइन में भी टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आप क्रम से देखेंगे तो पहला तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 1191 ईस्वी में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे, यानी क्वेश्चन जो हमारे द्वारा रखा गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 1192 ईस्वी में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, यानी एक बार उनकी जीत हुई, एक बार उनकी जीत हुई। तराइन का तृतीय युद्ध देखेंगे, यानी थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया। 1215 ईस्वी में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए नोट के जरिए, यह युद्ध दोस्तों इल्तुतमिश और यल्दुज या कुवासा के बीच में लड़ा गया, ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। अब चंदौर का युद्ध देखिए, यानी बैटल ऑफ चंदौर कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 1194 ईस्वी में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़िएगा। खानुआ का युद्ध देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ खानुआ कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 16 मार्च 1527 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और मेवाड़ी के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, घाघरा का युद्ध देखेंगे, यानी बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 6 मई 1529 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट चौसा का युद्ध देखेंगे, यानी कि बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 26 जून 1539 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा था, यानी बैटल ऑफ कन्नौज या दोस्तों बिलग्राम कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 1540 ईस्वी में। सुपर क्वेश्चन है आपका। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 18 जून 1576 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, प्लासी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। लास्ट है आपका वांडीवास का युद्ध, यानी बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया।
करेक्ट आंसर होगा 1760 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इतना दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक है। जो महत्वपूर्ण दोस्तों जल संधियां हैं, ग्रेट चैनल्स हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी मोस्ट वन हो सकते हैं, खासकर दोस्तों भारत एवं पड़ोसी देशों से परिप्रेक्ष्य में, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अभी सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा। सब एक तरफ दोस्तों प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र दिया गया है। बात की जाए 8 डिग्री चैनल की, तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान में एक द्वीप है दोस्तों, लघु अंडमान जिसे कहा जाता है, और दोस्तों निकोबार में एक द्वीप है जिसे कार निकोबार के नाम से जाना था। इनको इससे पृथक करता है, यानी लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। आप दोस्तों के क्लियर रूप में कहा जाए तो ग्रेट चैनल की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कोको चैनल दोस्तों अंडमान को कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है उसको इससे पृथक करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। टॉपिक है आपका भारत एवं उनके पड़ोसी देश। चलिए थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों एक एक पॉइंट A to Z सारी चीजें पूरी तरह से प्रिपेयर की गई हैं। पहला पॉइंट है आपका, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश दोस्तों जलीय सीमा से जुड़े हैं। अगला पॉइंट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये सीट आपके सामने लगाएगी दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ भारत एवं उनके पड़ोसी देश से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। देखिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों इसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम देखेंगे। उनके बाद में दोस्तों उनकी कितनी हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर साझा होती है उनको आप लोग पूरी तरह से किलोमीटर में देखेंगे। फिर वो भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो कि शेयर करते हैं और उनके नाम, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर है। चलिए शुरू करते हैं। एक क्रम से लगाया गया है दोस्तों ताकि हर ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले बांग्लादेश दोस्तों जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यानी सबसे ज़्यादा। टोटल 5 राज्यों से इनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए, यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से। वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। आगे बढ़िएगा। पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों, यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका नेपाल है दोस्तों। एक क्रम से सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यह भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। नेक्स्ट आपका म्यांमार है दोस्तों जो कि भारत के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है टोटल 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला आपका भूटान है जो भारत के साथ केवल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। लास्ट है आपका अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, उसका नाम है लद्दाख।
यहाँ तक आपको इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग दोस्तों प्रिपेयर कीजिए ताकि दोस्तों ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, सीट में आप देख चुके हैं। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा पद्मा के नाम से। अगला, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? करेक्ट आंसर होगा मंदारिन। आगे बढ़िएगा, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? नेपिडा। यहाँ तक इस टॉपिक को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? भारत के जो प्रमुख जितने भी बंदरगाह दोस्तों उनकी स्थिति किस नदी घाट दोस्तों या खाड़ी कहाँ पे स्थित है, साथ में दोस्तों वह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं, ये भी, यानी जो सीट लगाई गई पूरी तरह से परफेक्ट है। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें आप बंदरगाहों के नाम देखेंगे, फिर स्थिति कहाँ पे स्थित है, यानी किस समुद्र तट पर या खाड़ी में, और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये पड़ते हैं, ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए मुंबई बंदरगाह की तो ये अरब सागर में स्थित है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कोचीन दोस्तों बंदरगाह आपका अरब सागर में स्थित है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। न्हावा शेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर में स्थित है या महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़िएगा, पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो कि कच्छ खाड़ी में स्थित है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमागांव या मुरमुगांव बंदरगाह भी इसे कहा जाता है जो कि अरब सागर में स्थित है या गोवा में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और एन्नौर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। इस टॉपिक से आपको इतने प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। टॉपिक क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन का, भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आप जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। टॉपिक है दोस्तों आपका, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा सीट अपने सामने करेंगे। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंपनी की स्थापना देखेंगे। तो एक तरफ कंपनियों के नाम देंगे, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना 1498 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1602 में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन यहाँ से और प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। देखिएगा सबसे पहले है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो सूरत में। आगे बढ़िएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीपट। ध्यान रखेंगे, वेंडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो 1760 में हुई थी, फ्रांसीसियों ब्रिटिशों के बीच में। और इसी के साथ देखेंगे पेद्रा का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीडीएफ के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, महत्वपूर्ण जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों इनकी स्थिति यानी लोकेशन किस राज्य या किस शासित प्रदेश में स्थित है और किस साथ दोस्तों किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब देखिएगा, एक तरफ नदी घाटी, वहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम है, फिर राज्य वहाँ केंद्र शासित प्रदेश के नाम है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, ये भी पूरी तरह से कलेक्ट कर दिया गया है। शुरू करते हैं। बात की जाए भीमा परियोजना की, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, जो कि पवना एवं कृष्णा नदी के संगम पर संचालित है। अगला आपका हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, जो कि ओडिशा में पड़ता है, ये महानदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, सरदार सरोवर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि गुजरात में स्थित है, यह नर्मदा नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए दोस्तों, तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। अगला आपका फरक्का परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, या गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में पड़ता है, जो कि दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल में पड़ता है, जो कि पेरियार नदी पर संचालित है। आगे बढ़िएगा। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों गुजरात सूरत में पड़ता है, ये ताप्ती नदी पर संचालित है। थोड़ी से और रह गई, देखिएगा आप लोग। अगला क्या दोस्तों आपका, गांधी सागर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। आगे बढ़िएगा। माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थिनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, जो कि रावी नदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, थिनबाद, जो कि पंजाब में पड़ता है, ये रावी नदी पर संचालित है। सलाल पन बिजली परियोजना दोस्तों जम्मू व कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर संचालित है। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हो दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, पॉलिटी के डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपका सुपर टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, और दोस्तों बार बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इनको दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये आपका सुपर टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इस दोस्तों पॉइंट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। पॉइंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट है। बात की जाए आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया। दोनों ट्रेंड से ध्यान रखें, डाकली बन जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 40 में, या अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया। हर ट्रेंड से क्वेश्चन को प्रिपेयर रखें दोस्तों, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। हालांकि वीडियोस में दोस्तों थोड़ा सा साइंस का टॉपिक ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो आपका लंबा खिंच रहा है, तो अदर वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस
आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।